नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आखिरकार मैं एक लंबे समय के बाद एक Q&A वीडियो लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत 2023 तक कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा और साथ में F-15EX को क्या भारत को खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा फाइटर जेट उसे माना जाता है। और साथ में दोस्तों भारत आने वाले समय में SSN क्लास की और साथ में SSN BN क्लास की कौन कौन सी सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करेगा, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में दोस्तों जब यूरोफाइटर टाइफून F-22 रैप्टर को बड़ी आसानी से मतलब कि ट्रैक कर सकता है, तो वो किस तरह से 5th जनरेशन का एक एडवांस फाइटर जेट है फिर भी। तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से जो भारत है वो कार्गो शिप को एक हेलीकॉप्टर कैरियर में तब्दील कर कर उसका फायदा उठा सकता है। और साथ में दोस्तों ब्रह्मोस को सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इन इन सब सवालों के हम इस वीडियो में जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कंसर वस्तल जी की तरफ से। भारत 2023 तक कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा और इसके लिए भारत ने क्या क्या प्लान किया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो प्लान यही है कि 2025 तक भारत ने टारगेट रखा है कि हम 35,000 करोड़ का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का मार्केट है उसे कैच कर चुके होंगे, यानी कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $5 बिलियन तक उस समय पहुंच चुका होगा। और दोस्तों छोटे देशों को हमने इसके लिए ऑफर भी करना शुरू कर दिया है, जैसे कि अर्मेनिया को स्वाति रडार सिस्टम दिए और साथ में वियतनाम को भी हम एक तरह से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को देने के लिए उनको ऑफर कर रहे हैं। और दोस्तों साथ में वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और जो आसियान कंट्री है और साथ में अफ्रीका के जो छोटे देश हैं, इनके मार्केट को हम बड़ी आसानी से कैच कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, तो इस कारण से भारत ने कोई अच्छी तरकीब ये लगाई कि हम इन देशों को अपने जो लोन्स वगैरह हैं वे भी देंगे ताकि ये हमारे वेपन्स को खरीद सके। और दोस्तों साथ में हम इनको लोन के साथ इनको बहुत अच्छा एक तरह से विश्वास मिलेगा, क्योंकि हम चाइना की तरह इनकी जो जमीन या इनकी जो एसेट्स हैं उन पर कब्जा नहीं करेंगे अगर इन्होंने हमारे जो लोन वगैरह नहीं दिए। और दोस्तों साथ में हम चाइना की तरह इन्हें बेकार क्वालिटी के जो वेपन भी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, हम इन्हें अच्छी क्वालिटी के वेपन्स भी देने वाले हैं। और दोस्तों साथ में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 700% बढ़ चुका है, ये भी आप सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों अभी भारत तो जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं इनको ही एक्सपोर्ट करता है, लेकिन आने वाले समय में जब हम बड़े पार्ट्स को जैसे कि फाइटर जेट्स और साथ में मिसाइलों का हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत का जो डिफेंस मार्केट है वो एक तरह से बूस्ट उसको मिलेगा। और दोस्तों साथ में भारत ने मतलब कि भारत को 3 सालों का वक्त लगेगा ही लगेगा अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक अच्छा इफेक्ट लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है और साथ में इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। तो इस कारण से इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय लगता है ग्रो होने में। और दोस्तों भारत के पास मतलब कि नेवल एसेट्स के प्रोडक्शन के लिए गोवा शिपयार्ड, मंझगांव शिपयार्ड और दोस्तों साथ में हिंदुस्तान शिपयार्ड मौजूद है। तो इस तरह से भारत के पास शिपयार्ड भी मौजूद है नेवल एसेट्स के लिए। और मिसाइल्स के लिए भारत के पास भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और BEML लिमिटेड है। और दोस्तों इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए DRDO है और फाइटर जेट्स की जो प्रोडक्शन लाइन के लिए भारत के पास HAL है। तो इस तरह से भारत आने वाले समय में अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को जो ये सेक्टर है ये पब्लिक सेक्टर है, इनमें भारत को जो प्राइवेट सेक्टर है उनको एक तरह से घुसेड़ देना है, तभी भारत का आने वाले समय में जो प्रोडक्शन रेट है हर चीज का वो बढ़ पाएगा। और दोस्तों भारत के पास अब भी तेजस MK1 और दोस्तों साथ में ध्रुव हेलीकॉप्टर, अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, स्वाति रडार सिस्टम और LCH हेलीकॉप्टर और दोस्तों साथ में जो स्मॉल ड्रोन्स है वे भी मौजूद है। और हेलिना मिसाइल भी है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, QR एयर डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों इस तरह से भारत के पास बहुत सारे आज भी ऐसे वेपन्स हैं जिन्हें भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों इसी नीति के तहत भारत ने इन सब वेपन्स को अब जो अपने पड़ोसी देश है साथ में अफ्रीकन देश है इनको ऑफर करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों यही प्लान है कि भारत आने वाले समय में इस तरह से अपना जो माफ कीजिएगा डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाएगा और 2030 तक हमारा जो डिफेंस मार्केट है वो बड़ी आसानी से जो है 8 से 10 बिलियन US डॉलर के पास पहुंच चुका होगा, क्योंकि उस समय तक भारत का जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है मतलब कि त्रिलोक शंकर और साथ में गिरीश टीम और इनका जो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि भारत को F-15EX क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से भारत को F-15 ईगल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत के पास उससे अच्छा जो ऑप्शन है वो राफेल है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट। तो देखिए दोस्तों हैवी वेट कैटेगरी का जो F-15EX है वो फाइटर जेट है, तो उस कैटेगरी के लिए भारत के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी संख्या में
सुखोई 30 MKI मौजूद है। और दोस्तों चीन के पास सुखोई 30 और जो सुखोई 35 है उन्हें ये बड़ी आसानी से काउंटर कर सकता है। और सुखोई 35 को काउंटर करने के लिए जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है उसके तहत इसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, जिससे ये जो सुखोई 35 है उसके लेवल का हो जाएगा। तो ऐसे में उन दोनों की टक्कर के लिए भारत के पास सुखोई 30 मौजूद हो जाएगा। और दोस्तों रही बात मीडियम वेट कैटेगरी की, तो देखिए दोस्तों भारत के पास मिग 29 यूपीजी है जो कि बहुत ही कम संख्या में है, जबकि चाइना के पास मीडियम वेट कैटेगरी के बहुत सारे फाइटर जेट है। तो उन सबको काउंटर करने के लिए भारत को एक मीडियम वेट का बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट चाहिए, जिसकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो राफेल पूरी करता है, क्योंकि वो मीडियम वेट कैटेगरी का एक बेहतरीन और 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन का फाइटर जेट है। तो इस कारण से भारत को राफेल खरीदना चाहिए। और ये पुरानी कीमत से अब की बार भारत को एक तरह से इसकी जल्दी डिलीवरी भी होगी, और साथ में दोस्तों ये कम कीमत पर भारत को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ भारत को इसकी ट्रेनिंग वगैरह पर भी मतलब कि खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि F-15EX के साथ देखिए दोस्तों 1 साल तो हमारे पायलट्स को उसकी ट्रेनिंग में लग ही जाएगा, क्योंकि एकदम वेल ट्रेंड होने के लिए 1 साल तक का समय तो लगता ही है। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका उसकी डिलीवरी स्टार्ट करेगा, और साथ में बहुत सारी अमेरिकन टर्म्स एंड कंडीशंस वो रखता है। और इसके बावजूद भी हमें अमेरिका की इच्छा अनुसार उसे मतलब कि एक तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि फ्रांस और साथ में दोस्तों रशियन फाइटर जेट्स के साथ ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आती है। तो इस कारण से भारत को मतलब कि राफेल खरीदना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो यही कहती है कि भारत कभी भी F-15EX के लिए नहीं जाएगा। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर दीप सागर पाटिल जी का। इन्होंने पूछा है इंडिया फ्यूचर में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको वॉर की सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए दोस्तों जो इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनको इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ में बहुत ज़्यादा मतलब कि ये फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले तो इन्हें बड़ी आसानी से किसी भी मतलब कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से भी निशाना बनाया जा सकता है। और साथ में दोस्तों ये मतलब कि कम पेलोड को ले जा सकते हैं। अगर इनमें ज़्यादा पेलोड लगाया जाएगा तो इनकी स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कम रहती है। और इससे जो पायलट है उसकी जान को ज़्यादा रिस्क रहता है, और कम मैन्युवरेबिलिटी के कारण और कम स्पीड के कारण और कम रेंज के कारण इनको उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो हम परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और दोस्तों साथ में जब ये ना तो रियल फाइटर जेट का सामना कर सकते हैं, क्योंकि रियल फाइटर जेट मतलब कि ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वेपन्स के साथ आते हैं, और उनमें मतलब कि पावरफुल इंजन लगे होते हैं, ज़्यादा स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी होती है। तो ये ना तो रियल फाइटर जेट का सामना कर सकते हैं, और कमजोर गाइडेंस सिस्टम और साथ में कम पेलोड के साथ ना तो ये दुश्मन की टेरिटरी में जाकर हमला कर सकते हैं। तो इस कारण से ट्रेनर एयरक्राफ्ट को वॉर की सिचुएशन में इस्तेमाल करना फायदेमंद सौदा नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये फायदेमंद सौदा नहीं होगा। इससे मतलब कि ज़्यादा पैसे की एक तरह से बर्बादी वॉर के समय में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इनको बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, और ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी एक तरह से अच्छी खासी कॉस्ट के साथ आते हैं। तो दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर इरफान एलजी की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि क्या ब्रह्मोस को हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ब्रह्मोस है उसे सबमरीन से बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ भी यही कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले तो उसे 30 से 40 मीटर नीचे से ही हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इतने ऊपर सबमरीन को बड़ी आसानी से कोई भी जो हेलीकॉप्टर हो गए या साथ में दोस्तों ये नेवल एसेट्स हो गई, वे बड़ी आसानी से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्ट करने के साथ इसको लॉक करके वे मार भी गिरा सकते हैं, क्योंकि 30-40 मीटर बहुत ही ऊपर रहता है। इतनी ऊंचाई से बड़ी आसानी से कोई भी मतलब कि रडार या सोनार इन्हें डिटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों साथ में ब्रह्मोस की जो परफॉर्मेंस है वो अंडर वाटर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इसकी स्पीड वगैरह पर भी बहुत फर्क पड़ता है। और दोस्तों ब्रह्मोस को लगाने से मतलब कि सबमरीन में जो इफेक्टिव वेपन्स होते हैं, जैसे कि भारत के पास K-15 मिसाइल है जिसकी रेंज, स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी ब्रह्मोस से ज़्यादा है, और दोस्तों साथ में टॉर्पीडो है। तो ये स्पेशल सबमरीन्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं अंडर वाटर के लिए। तो ये उनकी जगह को एक तरह से ख़त्म कर देती है, और साथ में ऐसे में ब्रह्मोस इतना अच्छा वेपन उभर कर नहीं आती है मतलब कि अंडर वाटर प्लेटफॉर्म के लिए। जबकि भारत के पास इससे अच्छे और इफेक्टिव वेपन है, जैसे कि K-15 मिसाइल और साथ में दोस्तों टॉर्पीडो वगैरह भी हो गए। तो इस कारण से ब्रह्मोस को सबमरीन में इतना खास इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों साथ में अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जितेंद्र भारद्वाज की तरफ से F-22 रैप्टर वर्सेस यूरोफाइटर टाइफोन की डॉग फाइट के बारे में बताइए।
तो दोस्तों एक एक्सरसाइज के दौरान दोनों फाइटर जेट में एक तरह से डॉग फाइट कराई गई और इस डॉग फाइट में जो यूरो फाइटर टाइफोन है उसने दुनिया के सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट को लॉक कर दिया था। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि ये जो डॉग फाइट कराई गई थी ये एक तरह से फ्रेंडली डॉग फाइट होती है जिसमें दोनों फाइटर जेट अपनी पूरी परफॉर्मेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और साथ में दोस्तों इसी तरह से F-22 रैप्टर ने भी नहीं किया और उसका जो स्टेल्थ फीचर है उसको भी एक तरह से लेस कर दिया जाता है उस समय। और दोस्तों उस डॉग फाइट के दौरान जो यूरोफाइटर टाइफोन होता है वो F-22 रैप्टर के बेहद ज़्यादा करीब होता है, जबकि F-22 रैप्टर अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज में एक बार चला गया यानी कि आंखों के सामने से इतनी दूर चला गया कि जब आप उसे नहीं देख पाते हैं तो वो यूरोफाइटर जैसे 5 से 6 फाइटर जेट को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और दोस्तों इस मतलब कि इस दौरान दोनों फाइटर जेट को मतलब कि एक रेटिंग भी दी गई जिसमें जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसने F-22 रैप्टर को एक अच्छी टक्कर दी। तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि F-22 रैप्टर एक बेकार फाइटर जेट है जिसे बड़ी आसानी से जो यूरो फाइटर टाइफोन है उसने लॉक कर दिया। उस समय बहुत सी परफॉर्मेंस और बहुत से फीचर का F-22 रैप्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा था और साथ में दोस्तों एक मतलब कि की पॉइंट भी है ये यूरो फाइटर टाइफोन के लिए क्योंकि उसने 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होते हुए भी अपने से मतलब कि आधी जनरेशन आगे और सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट को लॉक कर दिया, तो उसके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि F-22 रैप्टर को आप मतलब कि बड़ी आसानी से मार के गिरा सकते हैं। वो केवल एक फ्रेंडली मतलब कि एक्सरसाइज थी जिसमें यूरोफाइटर टाइफून को F-22 रैप्टर के बेहद ज़्यादा करीब आने दिया गया और साथ में दोस्तों ये कारनामा जो राफेल है वो भी कर चुका है। लेकिन दोस्तों जो राफेल है वो मतलब कि ज़्यादा डिटेक्ट कर लिया गया था F-22 रैप्टर की तरफ से और साथ में दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून भी F-22 रैप्टर ने बड़ी आसानी से 5 से 6 बार मतलब कि डिटेक्ट कर लिया था। और दोस्तों इस डॉग फाइट के बाद दोनों फाइटर जेट को एक रेटिंग भी दी गई उसी मतलब कि एक्सरसाइज के दौरान, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों रियलिटी थोड़ी सी अलग है और ये डॉग फाइट में जो परफॉर्मेंस है वेपन्स की और फाइटर जेट की उनको पूरी तरह से मतलब कि एनालाइज नहीं किया गया था। उनमें जो मतलब कि उस डॉग फाइट के दौरान जो यूज हुआ उसी के बारे में इन्होंने रेटिंग की थी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बीवीआर रेंज, तो देखिए दोस्तों बीवीआर रेंज में जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसको 81% दिए गए थे और साथ में जबकि F-22 रैप्टर को 98% दिए गए थे कि डॉग फाइट में F-22 रैप्टर बड़ी आसानी से जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसे मार के गिरा सकता है। और जो वेपन्स है वेपन्स में मतलब कि यूरोफाइटर टाइफोन को थोड़े से मतलब कि ज़्यादा नंबर मिले थे जिसमें यूरोफाइटर टाइफोन को 8.5 मिले थे 10 में से मतलब कि 8.5 आउट ऑफ 10, जबकि जो F-22 रैप्टर है उसको 8.2 आउट ऑफ 10 मिले थे। और दोस्तों इसके बाद टेक्नोलॉजी में जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसको 8.8 आउट ऑफ 10 मिले थे जबकि जो F-22 रैप्टर है उसको एक्सीलेंट मिला था। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें रेट ऑफ क्लाइंब की, तो जो यूरोफाइटर टाइफोन है वो इस मामले में जो F-22 रैप्टर है उससे थोड़ा आगे निकल गया था, थोड़ा नहीं एक तरह से बहुत आगे निकल गया था अगर आप उसकी जनरेशन के हिसाब से देखें। जो F-22 रैप्टर है वो 62,000 फीट मतलब कि 1 मिनट में जा रहा था जबकि यूरोफाइटर टाइफून बड़ी आसानी से 65,000 फीट 1 मिनट में क्रॉस कर रहा था। और स्पीड के मामले में भी जो राफेल माफ कीजिएगा यूरोफाइटर टाइफून है वो 2.3 मैक की स्पीड पर बड़ी आसानी से पहुंच रहा था जबकि F-22 रैप्टर बड़ी मुश्किल से इस डॉग फाइट के दौरान 2.2 मैक की स्पीड तक जा रहा था। और दोस्तों बीवीआर रेंज की बात करें यानी कि मिसाइलों की, तो देखिए दोस्तों आप सबको पता है कि जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसमें जो मीटियोर मिसाइल लगती है उसकी इसमें रेंज बताई गई थी 100 किलोमीटर जबकि M120 की 75 किलोमीटर। और दोस्तों साथ में दोनों की स्पीड सेम थी यानी कि 4 मैक। और जो रडार है दोनों फाइटर जेट के यानी कि वो उसे उन दोनों को एक्सीलेंट मिला था ओवरऑल जितने भी रडार है। और दोस्तों बीवीआर रेंज में जो F-22 रैप्टर है उसको 98% और साथ में जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसको 87% मिले थे। और बीवीआर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है यानी कि जैमर्स वगैरह में उनको यूरोफाइटर टाइफोन को 87% और F-22 रैप्टर को 99.9% मिले थे। यानी कि जैमिंग टेक्नोलॉजी में F-22 रैप्टर की टक्कर का वहां पर कोई फाइटर जेट उस समय मौजूद नहीं था। और आरसीएस में आप सबको पता है कि कौन जीतने वाला है, F-22 रैप्टर, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन केवल 0.0005 मीटर स्क्वायर है जबकि दोस्तों यूरोफाइटर टाइफोन का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 2 मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों इस डॉग फाइट में हालांकि रेटिंग जो F-22 रैप्टर है उसको ज्यादा मिली यानी कि दोनों की डॉग फाइट में अगर आप बीवीआर रेंज को और मिसाइल रेंज को आप मिला देते हैं
तो जो F-22 रैप्टर है उसको 86%, जबकि जो यूरोफाइटर टाइफून है उसको 70% दिए गए थे। तो दोस्तों इस सब रेटिंग से हमें पता लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें F-22 रैप्टर बहुत ज़्यादा आगे है, जबकि परफॉर्मेंस में यूरोफाइटर टाइफून थोड़ा सा आगे है। अगर यूरोफाइटर टाइफून उससे दूर होता तो जो F-22 रैप्टर है वो बड़ी आसानी से 5 से 6 फाइटर जेट को रियल डॉग फाइट में मार के गिरा सकता है। जबकि दोस्तों डॉग फाइट में आप सबको पता है कि एक फ्रेंडली फाइट होती है, इसमें फाइटर जेट को अपने नजदीक भी आने दिया जाता है और मतलब कि बहुत तरह की चोट इसमें मिली रहती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है सचिन त्रिवेदी जी की तरफ से, क्या कार्गो शिप को मॉडिफाई करके हम हेलीकॉप्टर कैरियर बना सकते हैं? अगर हाँ तो हम बनाते क्यों नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कार्गो शिप को बड़ी आसानी से एक हेलीकॉप्टर कैरियर में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए मतलब कि एक तरह से लंबा प्रोसेस चाहिए होता है और साथ में दोस्तों खर्चा भी आता है, और ये कम हेलीकॉप्टर को मतलब कि एक तरह से कैरी कर सकेगा। और दोस्तों ऐसा चाइना ने 3 से 4 मंथ पहले किया था, और साथ में जापान भी ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कर चुका है, जिसमें उसने तो अपने क्रूजर्स तक को मतलब कि हेलीकॉप्टर कैरियर में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबी प्रोसेस मांगता है, तो इस कारण से भारत कभी ऐसा नहीं करता है, और साथ में दोस्तों ये फुल परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर कैरियर दिखाते हैं। और मतलब कि दोस्तों साथ में भारत को इसके लिए और ज़्यादा जो कार्गो शिप है वे बनाने पड़ेंगे, तो उन पर भी खर्चा आएगा। तो ऐसे में इससे अच्छा भारत जो हेलीकॉप्टर कैरियर है उन्हें बना ले। और दोस्तों जो हेलीकॉप्टर कैरियर होते हैं ये छोटे आइलैंड्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो जैसे कि भारत का लक्षद्वीप हो गया और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। और ये खास तौर पर इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि समंदर के अंदर जो नेवी के बेस हैं या आइलैंड है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों ऐसे में जो कार्गो शिप है वे किसी भी आइलैंड या मतलब कि इस तरह के किसी भी एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से भारत इनके ऊपर खर्चा करके और ज्यादा अपना जो बजट है उसे नहीं बढ़ाना चाहता है। तो इसकी बजाय भारत अपने जो दूसरे वेपन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन होने वाले हैं, उन पर इस पैसे को खर्च करना चाहेगा। और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बेसिस पर किया जाता है। तो इस कारण से भारत के पास अभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि भारत अब जो कार्गो शिप है उनको जो हेलीकॉप्टर कैरियर में तब्दील करे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत से लोगों के क्वेश्चन रह गए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में कट कर दिया क्योंकि वीडियो 20 से 25 मिनट की बन जाती, फिर आप देखते नहीं, और अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनी है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।